हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं, उधर सारा समरी समझा चुके हैं और आज हम लोग बातें करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है जैसा कि राइज हिटलर्स राइज टू पावर, यानी हिटलर का उदय। हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बने रहें और कोई बच्चे परेशान नहीं होंगे। हम इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद सारा इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। टॉपिक मेन टॉपिक पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उस पर फोकस करना है। और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, हम बिल्कुल यहाँ तक कि आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख करके देंगे। ठीक है, बिल्कुल ये वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर वहाँ पर होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले आप लोग क्वेश्चन टॉपिक को समझ लें, समरी को बहुत बढ़िया समझ लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर भी आएंगे। देखिए, क्वेश्चन आंसर सिर्फ लिख लेने से, याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, कहीं से भी सोच लेंगे। लेकिन आप मेन है क्या करना है कि टॉपिक को समझना है। ये आप लोगों को टॉपिक को आपके आने वाले आगामी भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चूँकि आप लोग तो सिर्फ 9th-10th इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ हमें 10th में अच्छा मार्क्स लाना है, नहीं। आप लोग को आगे एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है, चाहे जो भी हो, जिनका जिनका जो भी सोच होगा कि कोई किन्हीं को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को जो भी करना है, यूपीएससी वगैरह वगैरह, बीपीएससी जो भी हो। ठीक है, जिनको भी जो करना है ना, उनके लिए आप लोग को इन बातों को, टॉपिक को बढ़िया समझना ज़रूरी है ना। वरना क्वेश्चन आंसर निकाल करके तो भाई कोई भी कर लेगा, अपना पास हो जाएगा। लेकिन टॉपिक को समझना है ना, उसके बारे में जानना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले। आज हम लोग हिटलर के बारे में यहाँ तक पहले बता चुके हैं कि कैसे कैसे हिटलर अस्तित्व में आता है और वो कैसे जर्मनी का हिस्सा बनता है। बाद में फिर वो पकड़ा जाता है, बाद में वो बाहर आता है। उसका फिर जर्मनी की सत्ता का सर्वोच्च उसके हाथों में आता है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होती है, बाद में वो आत्मसमर्पण करता है, खुद का आत्महत्या कर लेता है। ये सब हम लोग लगभग जान चुके हैं। हम लोग जो नहीं जाने थे वो उसका जन्म कहाँ से हुआ, क्या क्या उसकी प्रक्रियाएँ रही, है ना, हम लोग ये सब नहीं डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग वो सारी डिस्कस बातें करने वाले हैं। तो आप लोग सभी पैसे से बना के रखें। कहता है कि अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते हुए संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का साफ साफ रास्ता बना दिया था। ये तो बात की बात है। कहानी है 1889 की। कहानी है 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की, जो युवा अवस्था में बेहद गरीबी में उसका गुजरा है। रोजी रोटी का कोई जरिया ना रहा था। पहले विश्व युद्ध की शुरुआती में उसने अपना नाम फौजी के लिखवा दिया था, चूँकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए पहले अगर बात की जाए तो कहानी कुछ ऐसी है कि वो हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मा तो था और साथ में उसका एक भाई भी था, कहा जाता है। माँ उनकी बहुत ही कम छोटी उम्र में चली गई थी और वो पिता से उतना लगाव नहीं रखता था। बाद में उसका भाई भी होता है और भाई भी लगभग 10 से 11 साल की उम्र में भाई भी उस दुनिया से चला जाता है। अब हिटलर बहुत ही अकेला हो चुका होता है। हिटलर से उसके पिता और हिटलर अपने पिता से थोड़ा बहुत ही कम लगाव रखता था। पढ़ने में एवरेज था, ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। पेंटिंग करने का शौक़ रखता था। कुछ दिन के बाद 12-13 लेकिन 2 साल के बाद लगभग उसके पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हिटलर बिल्कुल पूरी तरह से अनाथ अकेला हो गया था, जिसको खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए पूरा दुनिया था। और वह अकेलापन पहले तो बहुत ही नर्वस रहा, सोचा कि पहले क्या करे, किस क्षेत्र में जाए, क्या करूं। उसका जीवन भी खुद उसके लिए बोझ लगने लगा कि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो जीवन जी के क्या करेगा। फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था। तो सोचता है कि अब कुछ हो जाए, अब अगर मरना है तो भी देश के लिए मरेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। और ऐसा देखा जाए तो वो बचपन से ही अपने देशवादी भावनाओं के लिए बहुत ही वो उत्सुक था। देश के लिए बहुत ज़्यादा सोचा था और बस उसको ऐसा विचारधारा का है कि उसे कहा जाता है कि वो उसको बस
मतलब बचपन से ही एक ऐसा मौके में की तलाश में था ताकि देश का सेवा करने का मौका मिले, और उसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऐसे मौका मिलता है। अपना दाखिला एक सैनिक के रूप में करवाता है, और वहाँ से उसकी मतलब धीरे धीरे प्रक्रियाएँ स्टार्ट होती है। फाइनली वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जर्मनी का हार होता है तो सब कुछ तो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा हो जाता है। बिटलू है ना, तो हिटलर भी थोड़ा अपना एक साइड कर लेता है। बाद में वो एक जर्मन वर्कर पार्टी में अपना वहाँ पर दाखिला कर लेता है, एक पार्टी से जुड़ता है ना। बाद में उस पार्टी का नाम चेंज कर देता है और उस पार्टी का नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, है ना, जिसको है ना उसी का नाम नाजी पार्टी, बाद में इसी का नाम नाजी पार्टी हुआ। नेशनल सोशल पार्टी का नाम ही नाजी पार्टी था, जो हिटलर से डिपेंडेंट था, हिटलर का नाम दिया हुआ था। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा कर लिया, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। देखिए आप इसको क्यों निकाला गया था हिटलर को, हाँ यहाँ से बातें समझते हैं। देखिए हिटलर कोई आम आदमी नहीं था, वो बचपन से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और जब यह भाषण देता था तो जनता बिल्कुल पागल हो जाती थी, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह। मतलब उनके भाषण को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था हिटलर का, मतलब बहुत बहुत बढ़िया वक्ता था ये। और कोशिश करता है कि बर्लिन पर चढ़ाई करके उस पर सत्ता किया जाए। इस दुस्साहसी योजनाओं में वह सफल रहता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, उस पर मुकदमा भी चलता है। बाद में उसको मतलब वह जनता के हवाले कर दिया जाता है, वहाँ से भागता है। जैसे कि हमने कहानी बताया, कहानी बहुत तरीके से देखा जाता है कि नाज़ी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता के बड़े पैमानों पर अपनी आकर्षित नहीं कर पाए, लेकिन महामंदी के दौरान नाज़ीवादियों को है ना एक ऐसा लगा कि काश यहाँ पर अगर हिटलर होता तो हमें कुछ आगे भी एक भविष्य में मतलब हमें रोशनी दिखाई दे सकता है। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी, है ना। बस एक तलाश में था कि बस एक बार हमको मौका मिले ताकि अपना काम किया जाए, और फाइनली हम वहाँ पर शायद 1920 में 1930-32 में चले गए थे, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर जर्मन पार्टी है जो लड़ाई लड़ती है 1929 में ही लड़ती है। चुनाव में उनको महज लगभग 2.6% वोट मिलते हैं। 1932 तक आते आते देश की बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और उसको उस समय 1932 में लगभग 37% वोट मिलते हैं। और जब हिटलर मतलब छूट करके आता है तो मतलब पूरा उसका जोश के साथ उसका तैयारी किया जाता है। अपने भाषण में राष्ट्रवादी भावनाएं स्थापित करती है कि वर्साई में संधि में जो भी नाइंसाफ़ी हुई थी हमारे साथ में, उसको मतलब वादा करता है कि हम इसको बदला लेंगे। हिटलर में राजनीतिक की एक नई शैली विकसित की गई थी। वह लोगों को गोलबंद करके आडंबर और प्रदर्शन की असहमियत को समझता था। हिटलर समझता था कि अगर लोगों को अगर अपने खेमे में लेना है तो किस तरह से उसको अपना रुख और रवैया बदलना है। ये बिल्कुल वो पूरी तरह से परिचित था कि हमें किस जगह पे क्या करना है, कैसे करना है, ताकि जनता हमारे पक्ष में आए, हमारे लिए खड़ा हो, है ना। ये पूरी तरह से जनता को समझाने और उसे रूबरू होने में हिटलर बहुत माहिर था। इसीलिए कहा जाता है कि हिटलर को लगभग लोग उस समय पसंद किए जा रहे थे। और जब जब चुनाव होता है तो अब हिटलर को बहुत भारी मतों से मतलब उसको जीत मिलती है। हम लोग अगर पॉइंट 2.1 पर बात करते तो जहाँ पर लिखा हो द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद देने का संभालने का उनको न्योता देता है। यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था, यानी वहाँ का राष्ट्रपति तो कोई और बनते हैं जिनका नाम था हिंडनबर्ग, लेकिन चांसलर, है ना। अभी जानते हैं कि अगर सारा देश में मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहता है, लेकिन अभी हिटलर है जो मतलब जर्मनी में बस एक चांसलर बनता है। तो चांसलर का श्रेय भी हिटलर को ही जाना जाता है। कैसे कि 1933 में इसको चांसलर तो बनाया जाता है, बाद में इसको लगता है कि अरे मतलब ऐसे काम नहीं बनेगा, है ना, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो वह कोशिश करता है कि किसी तरह से अगर हमारे हाथ में अगर पूरा सत्ता आ जाए तो बस बात ही क्या है ना, आप अपने तरीके से हम चलाएंगे। फाइनली बस अपना एक जुगाड़ करता है, अब एक बहाना ढूंढता है कि बस एक मौका मिले हम ऐसा करने के लिए। फाइनली टाइमिंग आता है
3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया जाता है। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। इस कानून ने हिटलर को संसद के हाशिए एवं धकेलने और केवल अध्यादेश जारी शासन करने का निरंकुश अधिकार प्रदान किया गया था। और बिल्कुल ये तैयारी में था हिटलर कि है ना, इसके बाद किया जाएगा कि पूरी तरह से सत्ता अपने हाथों में ले लिया जाएगा। और बाद में वह अब खुद ही मतलब ऐसा घोषणा करता है कि हिंडनबर्ग है जो है ना, वो पूरी सत्ता है जो हिटलर के हाथों में सौंपा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है हिंडनबर्ग पर, है ना। पीछे कहानियाँ बहुत बनती है कि हिंडनबर्ग पर ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा देने के लिए प्रेशर बनाया जाता है और उनका इस्तीफ़ा देते ही जर्मनी अपने आप को जर्मनी का मतलब में अपने आप को हिटलर ऐसा घोषणा करता है कि पूरी तरह से अब जो सत्ता है हमारे हाथों में है और हम ही अब जर्मनी को चलाएंगे, है ना। और जनता इसका स्वागत भी कर लेती है, क्योंकि उसमें जनता को एक ऐसे मतलब शासक की ज़रूरत था ताकि जर्मनी को एक नई दिशा दे और जोड़ कर रखे। और हिटलर के अलावा किसी और में यह गुण नज़र नहीं आ रहा था, तो इसीलिए हिटलर को बहुत अच्छा मौका मिलता है, उनको समर्थन भी मिलता है। फाइनली कहा जाता है कि वह अपनी विदेश नीति के दम पर वह बहुत इसमें कामयाबी हासिल करता है। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन, है ना, मतलब जो हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ था वहाँ से वो अपना पल्ला झाड़ लेता है और 1936 में राइन पर दोबारा कब्जा किया जाता है। राइन उसी का एक प्रांत है, अगर आप देख रहे हो तो ये फिगर में दिख रहा होगा आप लोगों को फोटो। पोलैंड और लिथुआनिया वाला कुछ पार्ट इसको मिलता है ना, वो उस पर अपना कब्जा कर लेता है। बाद में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया जाता है। पहले ऑस्ट्रिया मतलब एक अलग प्रांत हुआ करता था और बाद में जर्मनी में मिला लिया जाता है। इसके बाद में चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करता है। फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड प्रांत पर कब्जा करता है। धीरे धीरे अपने आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं वो उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल वो गुस्साए होता है कि उसमें वर्साई की संधि में इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसको हार मिलता है, इसके साथ गलत होता है और वो आसपास के जो भी क्षेत्र होता है वो उस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इधर इंग्लैंड भी मतलब अभी तक सिर्फ देख रहा था, चुप था, कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि इंग्लैंड भी नहीं चाहता था, सोच रहा था कि बस आगे चल के शांत हो जाएगा तो क्यों इसमें उलझना शुरू कर दे। क्योंकि इंग्लैंड भी आता था कि अगर जानता था कि अगर इसमें उलझेंगे तो हमारा जो वर्चस्व अभी तक है, आप जानते हैं कि अभी पूरा वर्ल्ड का नेता अमेरिका है, जो अमेरिका कहेगा वैसे सब पूरा देश को चलना पड़ेगा। लेकिन उसमें पूरा वर्ल्ड में यानी फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार तक अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड वार में ब्रिटेन एक बहुत अहम देश था, है ना। देश तो अपने देश का एक राज्य से भी मतलब राजस्थान उत्तर प्रदेश इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसमें क्षेत्रफल अगर उसका बात की जाए ना, क्षेत्रफल में न जनसंख्या में, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड पर कमांड था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार होता है उसके साथ से यह जो तानाशाही का बोझ है और कहने मतलब कि जो दादागिरी किया था अभी तक इंग्लैंड से, वो चला जाता है। और इसी कारण से वो मतलब सोचता है कि चल क्यों इसमें उलझने जाऊँ, अपना देखेगा, है ना। लेकिन देखते देखते, है ना, अब इंग्लैंड भी मतलब इस पर मतलब चुप नहीं था। वो चूँकि जानता था कि अगर इसको अभी रोका नहीं जाए, है ना, पहले तो शांत रहने की कोशिश किया गया, लेकिन बाद में अब अगर देखा गया कि अगर इसको अब रोका नहीं जाए तो फिर से यह, है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है और जिसका भुगताना, है ना, शायद सबको झेलना पड़ जाए, है ना। हिटलर को सलाह दी जाए कि अब ज़्यादा कुछ ऐसा ना किया जाए, लेकिन वो रुका नहीं। हिटलर को सलाह दी गई थी सेना और हथियार का ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी घाटे में चल रही है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में एहतियात लोगों के लिए पसंद नहीं था। उसने कोशिश किया कि बस अब हमें इस बदला लेना है, तो अब आगे बढ़ते चला गया। कहा जाता है सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला कर दिया और पोलैंड पर हमला होने के साथ साथ ही इसमें फ्रांस और इंग्लैंड सामने आ जाते हैं और इसके साथ साथ ही यह जो युद्ध है ना, लंबा खींचना शुरू हो जाता है। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय मतलब संधि कर लेता है,
मानी यानी इधर से देखा जाए तो इसके वजह से था जर्मनी था, इटली और जापान था। कि अगर अगर इस युद्ध में अगर जीतते हैं तो पूरा देश पर, पूरा वर्ल्ड में हम लोग राज करेंगे ऐसा। और इस कारण से जापान भी सबके साथ में आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जापान भी उस समय उभरता हुआ एक देश था जिसके पास टेक्नोलॉजी, हथियार, मतलब सब कुछ से नेवी और वायुसेना सब कुछ था, है ना। कहने का मतलब कि एक बहुत बड़ा पावर था और इसके साथ देना शुरू कर देता है और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहा था तीनों मिल करके। देखा जाए तो एक तरफ से देखा जाए तो उस समय के अनुसार बिल्कुल जर्मनी और हिटलर के जर्मनी और जापान का जो मतलब देखा पलड़ा है बाहर देखा जा रहा था, क्योंकि उधर से था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बहुत बड़े बड़े मतलब ये सब देश थे, है ना। और जर्मनी तो लंदन पर इतना बमबारी करता है कि मतलब वहाँ पर तो सोचने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। और रूस को तो ऐसे धोता है ना, कि रूस के मतलब हालत ख़राब हो जाता है कि मैं कितना बखान करूँ, ठीक है। मतलब कहने वाला कि ये सब तो बिल्कुल हताश हो जाता है कि अब किया तो किया जाए। अभी तक 1940 से तक है जो अभी तक, है ना। हिटलर अमेरिका कूदा नहीं है, 42 तक 41 तक नहीं कूदता, 42 में कूदता है अमेरिका। अमेरिका कैसे कूदता है, मतलब क्योंकि जापान जा कर के उसका एक पोर्ट होता है, उस पर जा कर के बम बम गिरा के चला आता है। क्यों बम गिरा के चला आता है? क्योंकि वहाँ से अमेरिका इंग्लैंड के लिए, फ्रांस के लिए, है ना, ये सब के लिए अनाज, बम, गोला बारूद भेज रहा होता है। तो जापान को ये बुरा लगता है कि अरे यार तू काहे बीच में टांग अड़ा रहा है ना, तू बड़ा का टांग अड़ाने के लिए आया है, चले एक बार वहीं जाके मार दिया। तो इस तरह से अमेरिका को गुस्सा आ गया और इस कारण से अमेरिका भी इनडायरेक्टली रूप से इस युद्ध में कूद पड़ता है। और अमेरिका बहुत अच्छा तरीके जानता था कि अगर इसको शांत किया जाए तो एक ऐसे हमारे पास हथियार हो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। और ये लगभग देश में, है ना, सभी को पता था। आधा जर्मनी को भी, रूस को भी, अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी लगभग पता था कि ऐसा एक पर काम किया जा रहा था, और उसका नाम था एटम बम, है ना। पता सबको था, है ना। स्ट्रेटजी सबके पास था, बट थियोरी और उतना संसाधन और उतना वक्त हर किसी के पास नहीं था, है ना। सब सोच रहा था कि इससे जब उभरेंगे तो उस पर काम किया जाएगा, लेकिन अमेरिका अंदर ही अंदर इस पर बहुत पीछे से काम कर रहा था। कहने का मतलब है कि वो एटम बम बनाने की पर मतलब स्ट्रेटजी में था। 1943 में से वो स्टार्टिंग कर दिया था और जो फाइनली 1945 में जाकर के बन गया था। और यहाँ पर बहुत लंबा युद्ध भी चलता है, बहुत लंबे वार होते हैं। कहा तो जाता है 1940 तक अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था, मतलब दिखा देता है कि हाँ हम क्या चीज़ है। जून 1941 में आते आते सोवियत संघ पर हमला इतना तेज़ी से करता है कि सोवियत संघ भी अपने आप को, यानी सोवियत संघ रसिया जो है ना, अपने आप को बेबाक मतलब महसूस करने लगता है। वहाँ की जो सेना है बिल्कुल पीछे हटने लग जाती है, इतना बमबारी करता है कि बिल्कुल वहाँ पर सेना मतलब अपना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। अमेरिका इस युद्ध में फंसने में लगातार बचता रहा था और अभी तक रहा था, लेकिन उसके जैसे ही पर्ल हार्बर पर मतलब हमला होता है, वो भी इस विश्व युद्ध में वो कूद पड़ता है। और फाइनली, है ना, लंबे खिंचाते खिंचाते वह मतलब 1945 तक वो अमेरिका परमाणु बम गिरा लेता है। और परमाणु बम गिराने के साथ बस उसके पास एक मौका होता है कि बस अब किसी तरह से अब इसका परीक्षण किया जाए, यानी इसको पटका जाए कहीं पर, तो ना पता चलेगा कि हाँ, ये कितना कारगर है। वह चाहता तो, अमेरिका चाहता तो इसका बदला लेने के लिए जर्मनी पर भी या फिर इटली पर भी गिरा देता था, लेकिन आप सोच सकते हैं कि वो अपना परमाणु बम जापान पर भी ही क्यों गिराते हैं, है ना। आप लोग इसके जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, लास्ट में हम इसका आंसर देंगे कि इसका क्यों गिराया गया था, ठीक है। कि आखिरकार वो जापान पर ही अपना एटम बम दो आकर के क्यों गिराया। वह जर्मनी पर भी गिरा सकता था, इटली पर भी गिरा सकता था, लेकिन वहाँ पर नहीं गिराया। आकर कर ला करके वहाँ उतना दूर आकर के जापान पर गिराया। इसके पीछे क्या कारण है, आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इसका आंसर बताएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल चैप्टर ख़त्म होने के लास्ट में एक बात और मैं बता दूं कि हिटलर सॉरी इटली मतलब कुछ ही समय बाद, लगभग 40-42 के समय ही मतलब इस युद्ध से बहुत पीछे आ गया था, क्योंकि वो उसको लगने लग गया था कि हम सबके बीच में पार नहीं पाएंगे, है ना। तो इससे दूरी वो पहले बना लिया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, द
नाजी वर्ल्ड व्यू यानी नाथियों का विश्व दृष्टिकोण। जैसा कि हमने बताया था कि ये पूरा अपना हड़कंप मचाने में अपना बहुत बड़ा भूमिका तो निभाया था ये नाथसी, जो कि एक पार्टी से संबंधित था, जो विचारधारा था हिटलर का। हम लोग टॉपिक 3 को बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि नाथसी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का परिभाषित था। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार या बेहतर थे या कमतर। इस नजरिए में ब्लॉन्ड यानी नीली आंखें वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर थे। यानी हिटलर का ऐसा मानना था कि जो नीली आंखें वाले जो आर्यंस हैं वह मुख्य आर्यन है और वही है जो डिजर्व करते हैं जर्मनी में रहने का, और जो यहूदी है, जिप्सी है, ये सब मतलब कहने का मतलब कि मिली जुली नस्ल है, ये इसको जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको भगाने के लिए पूरे प्रयास किया जाए, ठीक है। क्योंकि जानते थे कि यहूदी जहाँ रहते हैं वहाँ का संसाधन को यूज करके मतलब खुद ही मुनाफा कमा जाते हैं और वहाँ के आम लोगों को नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि जर्मनी में ये जो हिटलर है वहाँ के नियम बनाया जाता है कि कोई भी महिला अलग कास्ट के लोगों से शादी नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसको मार दिया जाएगा, उसको बच्चों को बंधक बना लिया जाएगा, फिर बच्चों को वो मान्यता नहीं मिलेगा कि हाँ वो मतलब जो मूल जर्मन का नागरिक है। कोई भी आर्य कहने मतलब कि नीली आंखें वाला जो आर्य है वो महिलाओं से शादी करेगा और उससे उत्पन्न होने वाला जो संतान होगा वो शुद्ध नस्ल का होगा और वही जर्मन पर राज करेगा। जर्मन का इसके पीछे एक तर्क ये भी था, हिटलर का एक तर्क इसमें ये भी था कि ये सब जर्मन के लिए वफादार माने जाते हैं, है ना, कभी जर्मनी से धोखा नहीं करते हैं, ऐसा ऐसा तर्क भी था। इसीलिए वो उसने क्या किया कि जर्मनी के महिलाओं को मतलब खुला छूट दिया कि जाओ जितना बच्चा पैदा कर सकती हो बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा कर करके जर्मनी के लोगों को दो, ताकि है ना आर्य की जनसंख्या बढ़े, है ना, जो जितना ज़्यादा पैसा बच्चा जन्म देगा उसको उतना पैसा इनाम, है ना। इसके तर्क पर उसने बहुत कुछ कोशिश किया। सुनने में तो ये बात हास्यास्पद लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना, ये सच्ची बात है। टॉपिक नंबर हम लोग आते हैं 3.1 पर, जहाँ पर है नस्लवादी राज्य की स्थापना यानी एस्टैब्लिश्ड ऑफ द रिचुअल स्टेट। कहा जाता है सत्ता में पहुँचते नाथियों ने शुद्ध जर्मन के विशिष्ट नस्लवादी समुदाय की स्थापना करने के लिए, है ना, अपना अभियान शुरू कर देते हैं, जैसा कि अभी आप लोग बताए हैं। और जर्मन महिलाओं से कहते हैं कि आप जितना से जितना ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो भी शुद्ध, कोई भी दूसरे कास्ट से महिलाएं शादी नहीं करेगी, ताकि उनको अपना अलग वैसा कुछ रवैया नहीं अपनाना पड़े, ठीक है। तो ऐसी उनकी धारणाएं होती है। उनका ऐसा कहना था कि जो शुद्ध आर्य रहेंगे वह जर्मनी के शहर के मुख्य क्षेत्र में रहेंगे, और जो आसपास के जो जो खराब लोग हैं या फिर जो यहूदी लोग हैं वह मतलब क्षेत्र के सबसे लास्ट में रहेंगे, जिसमें घेटो नाम से मतलब कहा जाता था, उनको घेटो कहा जाता था, यानी इस समुदाय के यौरों से अलग थलग करने वाला संस्था को घेटो, है ना। कहा जाता है कि 1933 से 1938 तक नाथियों ने यहूदियों की तरह तरह से आतंकित किया, जिन्होंने दरिद्र या आजीविका के साधन में से हीन कर दिया था, उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे थे। 1939 से 1945 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करके अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बर में ले जा करके मार देने की रणनीति बनाई गई, जैसा कि आप लोग हम पहले ही बता दिए हैं, है ना, कि मतलब इस घटना को होलोकास्ट के भी नाम से जाना जाता है, कि मतलब बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ के लगभग 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को, 2 लाख से ज़्यादा जिप्सियों को मतलब ले जा करके गैस चैम्बरों में मारा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना कहे तो हमारे लिए है और पूरा विश्व के लिए है। ये इस दर्द से अभी भी लगभग यहूदी छूटे नहीं हैं और अभी भी जर्मनी से नफरत की भावना रखते हैं। आते हैं हम लोग टॉपिक 3.2 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है द रैकियर उटोपियन यानी नस्ली कल्पना
कल्पना लोक, यानी यूटोपियन का सिंपल से मतलब होता है ना, एक ऐसा विचारधारा जो सिर्फ सोचा हुआ है ना। आप क्वेश्चन आपसे ये पास आते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट यूटोपिया, है ना। तो आप लोग का याद रखना है, ये आप लोग का शायद 2020 या फिर 21 के कोई एग्जाम में पूछा भी गया है ना, कि व्हाट डू यू मीन अबाउट यूटोपिया। देखिए हमें याद है, ठीक है। तो एक ऐसी मतलब सोचा हुआ है विचारधारा कि मतलब इसमें तो वास्तविक कुछ नहीं है ना। सोचा हुआ है कि हाँ जर्मनी में ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसे ऐसे लोग होंगे, है ना। कल्पनों का एक शहर कैसे कहता है ना, जो सपनों में सब कुछ देखा जाता है, वैसे ही था। पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर से माल आसबार को छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, है ना। वो जर्मनी ने, यानी कहने मतलब कि हिटलर ने सिर्फ यहूदी जिप्सियों को ही ये तड़पाना नहीं दिया, है ना। पोलैंड पर भी चूँकि जानता था पहले जर्मनी का कब्जा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार में वह अलग हुआ, है ना। तो दोबारा जब उस पर कब्जा किया गया तो उस पर अधिक से अधिक मतलब दमन अबर दमन किया गया। वहाँ के महिलाओं के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के आम नागरिकों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया गया, जो कि असहनीय है, अतुलनीय है और कहने योग्य नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप फिगर है रेलगाड़ी, जिसमें कहा जाता है कि इसी में मतलब यहूदियों को, जिप्सियों को भर भर के लाया जाता था और इसको एक गोदामों में रखा जाता था। जिस तरह से अनाज का बोरा रखा जाता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो उसी तरह से उस पर रखा जाता था। अब बाद में वहाँ से निकाल करके गैस चैम्बर तक ले जाया जाता था। अभी भी पोलैंड में, जर्मनी में वो गैस चैम्बर मौजूद है, देखने योग्य है। कभी मौका मिले किन्हीं के हो तो घूमिए जा कर के, है ना। मतलब ये अभी भी जब देखता है तो यादें ताज़ा हो जाती है ना, भूलने योग्य नहीं है। बाकी इधर कुछ है नहीं, है ना। खुद से पढ़ने लायक है, पढ़ लीजिए, है ना। ये बिल्कुल आपके लायक हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हम बात को यहीं पर छोड़ते हैं। टॉपिक है 4, यूथ इन नाजी जर्मनी। इसको हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में इसको ख़त्म कर दें। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आधा घंटा का, तो सहन कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए देख रहे हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग सहन भी नहीं कर पाते हैं। हम तो कहते हैं कि पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़िंग नहीं होना चाहिए, है ना। कि हाँ इतना टाइमिंग को देख कर के हमें पढ़ना है, कि बस इतना पढ़ लिए काफ़ी हो रहा है, नहीं। पढ़ाई का जब पढ़ने बैठते हैं तो भूल जाइए कि टाइम में हम देख रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक को पकड़िए, पूरी तरह से उसको ख़त्म कीजिए, है ना। तब तक उसको चैन नहीं आई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको 2-3 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, एक टॉपिक का, एक चैप्टर का। तो आप इसको लगातार भी देख सकते हैं, मतलब एकदम एक पार्ट से शुरू करिए, जितना पार्ट है उसको ख़त्म कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, उसको टॉपिक, उसको पॉइंट हाईलाइट कीजिए, ठीक है। और जब टॉपिक बारी आएगा तो हम क्वेश्चन आंसर भी लिखवाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी लिखिए और तुम चैप्टर को ख़त्म करिए। बाद में फिर रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन आंसर को रिवाइज़ करना है। जब मान ली फिर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा फिर से एक बार वीडियो को, है ना, 1.5 के स्पीड पर देख लेंगे। तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा है, वो तो हम झेल नहीं पाएंगे, तो एक एक पार्ट करके भी देख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ भी कीजिए, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़िंग नहीं होना चाहिए, इतना बात को ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे वीडियो में। जय हिंद।